हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? इस वीडियो में हम 9 अगस्त के हमारे टेलीग्राम क्यूज पे एजुकेटेड इंडिया के जो टेलीग्राम क्यूज है हमारा, उस पर डले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उस दिन के जो स्कोर हैं वो अविनेश जी के 35, सहर्ष के 31, सूरज के 28 एंड पंकज के 28 ही हैं, और ये टॉप 3 के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं हम। और उस दिन का जो पहला क्वेश्चन है, रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जो 11वीं सदी का जो भारत का दर्पण है, किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया अल-बरूनी के द्वारा, इस पुस्तक को भारत मतलब 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है। और जो रेहला है किताब, रेहला इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता मोरक्को से भारत में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 ईस्वी में। और तारीख यामिनी यह उतवी द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? फ्रेंड्स, जो अल-बरूनी है, अल-बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है यह फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ, विचारक था। और यह महमूद गजनवी के समय भारत आया था और उसी के साथ में, और वो किताबुल हिंद पुस्तक की रचना किया था। और अल-बरूनी जो है भारत का पहला जानकार माना जाता है जिसमें उसने किताब लिखा था तहकीक हिंद, जिसका ये अरबी भाषा है और हिंदी में इसको भारत की खोज कहते हैं। इसका आंसर है ए। अली गुरसप जो है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया था? फ्रेंड्स, जो भारतीय बाजार हैं उनमें जो नियमों का नियंत्रण है वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है वो 1296 से 1360 के बीच था। इसका नाम जो है अली गुरसप था और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और जो ये जलालुद्दीन इसका संस्थापक था 1290 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन तुगलक ये जो जूना खान इसका नाम था, और 1325 से 1351 के टाइम पे सल्तनत काल का शासक था। और शेरशाह सूरी फरीद का नाम था इसका, और यह 1540 से 45 के टाइम पे इसका शासन था। और फिरोज शाह तुगलक का 1351 से 1388 तक का। तो इसका जो आंसर है वह है अलाउद्दीन खिलजी। इसने बाजार नियमों में नियंत्रण की पद्धति अपनाई थी और सैनिकों को स्थायी सैनिक व्यवस्था रखा था, सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया था। इसने बहुत सारे सुधार किए थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो फिर जो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक टोटल 6 मौलिक अधिकार है। 7 था जिसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में विधिक अधिकार बना दिया गया था मौलिक अधिकार से हटा करके। तो जो उसका जो अनुच्छेद 32 है यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है कि जो अगर व्यक्ति को उसका जो मौलिक अधिकार है वह अगर कहीं न कहीं से आहत हो रहा है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में सहायता हेतु जा सकता है। और जो अनुच्छेद 74 है वह राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना की बात करता है। और अनुच्छेद जो 61 है वह राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात करता है। और जो अनुच्छेद 54 है वह राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वह अनुच्छेद 36 से 51 तक का है, क्योंकि जो 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में कौन है, मूल अधिकार है। और मूल अधिकार क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग 4 का पार्ट है जो कि 36 से 51 के बीच में आता है। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? फ्रेंड, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है वह अनुच्छेद 39 में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था जिसमें संपत्ति को
संपत्ति को जो है विधिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में कन्वर्ट किया गया था, तो उससे संबंधित है ये। और जो अनुच्छेद 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की बात करता है। तो इसका जो आंसर है वह बी है। अगला क्वेश्चन है, सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग करती है? तो जो घाटे का वित्त पोषण होता है, जैसे कि जो बजट होता है उसमें अगर उसको जितना उसने अनुमान लगाया था अगर उससे कम आमदनी हो रहा है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उसको वित्त पोषण करने के लिए, बजट उसका पूरा करने के लिए घाटे का, वो क्या करती है कि नोटों की छपाई करती है आरबीआई के माध्यम से। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित औद्योगिक नीति संकल्प या कथन में से कौन सा विकास के महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल जो है, ये जो योजना आयोग है उसके निर्माणकर्ता शुरुआत दौर में माने जाते हैं। और ये जो औद्योगिक नीति संकल्प 1956 है, यह जो है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई थी? आपको पता होगा कि जो भारत में एलपीजी लाया गया था 1991 में लाया गया था, और उसके बाद 1992 में यह जो उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई थी, जिसमें क्या गया था, भारतीय रुपए को जो और देशों की जो करेंसीज है उसमें विनिमय, उनके सापेक्ष विनिमय, यानी कि रुपए को अन्य करेंसी में किसी देश की, जैसे डॉलर मान लेते हैं, इनमें करेंसी में कन्वर्जन, और मतलब इसके रिस्पेक्ट में, डॉलर के रिस्पेक्ट में रुपये का जो रेट है वो रुपए को डॉलर में और डॉलर को रुपए में। और ऐसे ही और देशों में, जैसे येन हो गया है ना। और पहले क्या था कि भारत पर ब्रिटिश का राज होता था, तो जो पाउंड स्टर्लिंग था ये जनरली कन्वर्जिबल था, डॉलर नहीं था, तो ये सब किया गया। ये कब किया गया? 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? फ्रेंड, जो मेघ है, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, जो पच्छाव मेघ है, पच्छाव मेघ को ये जो रेशम जैसे दिखाई देते हैं, और ये सबसे ऊंचाई पर पाए जाते हैं पच्छा में। और कपासी मेघ जो होते हैं ये विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, और जो धुनी हुई रुई होती है वो उसके समान दिखाई देते हैं, और गुम्बद आकार, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह के दिखाई देते हैं। और इनका जो आधार है, बेस जो होता है, वो काला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? और जो मेघ है जी, बोला सर्वाधिक ऊंचाई पर, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है वह पच्छाव मेघ होता है। और पच्छाव मेघ अब ऊंचाई के हिसाब से जो डिवीज़न है, क्लासिफिकेशन है जो मेघ का, ये है पच्छाव, कपासी पच्छाव और पच्छाव स्तरीय। और मध्य में आते हैं स्तरीय मध्य रेखा, मध्य मेघ, और कपासी मध्य रेखा मेघ। और निम्न स्तरीय में आते हैं स्तरीय वर्षा और स्तरीय कपासी। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो फ्रेंड, जो नेफोमीटर है वो बादलों की दिशा और गति मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? नौवां रस, जो भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उसमें 8 रसों की बात की गई थी, उसमें नौवां रस बाद में जोड़ा गया था, जो शांत निर्वेद बोला जाता है। तो यह जो नौवां रस है कौन सा है? डी, शांत रस। अगला क्वेश्चन है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? फ्रेंड, जो पंडवानी है वह छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ का एकल नाट्य जो प्रमुख कला शैली है वह है। और पांडवानी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है पांडवानी, यानी कि पांडवों की कथा। यह महाभारत की कथा संबंधित है। और जो ये कथाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की जो प्रधान तथा देवार जो जातियां हैं इनके द्वारा चलाया जाता है। और जो प्रधान ये गोंड की एक उपजाति है और देवार घुमंतु जाति है। पांडवानी के जो प्रमुख गायक हैं वह हैं तीजन बाई और झाड़ूराम देवांगन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है उसको हम पिक्सल से डिनोट कराते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे 144 पिक्सल ये, और 240, 360, 480, 720। जब हमको फुल HD देखना होता है तो 1080 पिक्सल का हम ऑप्शन चुनते हैं। तो जो पिक्सल्स हैं वो क्या है? वो जो ये स्क्रीन के रेजोल्यूशन
को डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, उनकी जो संख्या है ये मिल करके होती है। और इनका जो डेफिनेशन है वो जो पिक्सल जो छोटे छोटे होते हैं उनकी ऊंचाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है वह डिनोट करता है। तो आंसर इसका जो है क्या है, स्क्रीन रेजोल्यूशन सी। आलोचना निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? जल से होने वाला रोग कौन सा है? तो फ्रेंड्स जो हैजा है, कॉलरा, ये जो रोग है ये बैक्टीरिया से होता है और ये जल जनित रोग है। जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उसके माध्यम से होता है, जो चेचक है वायरस के माध्यम से होता है, और टीबी जो तपेदिक है वह क्षय रोग भी इसको कहते हैं, और ये भी बैक्टीरिया से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम तपेदिक या माइकोबैक्टीरिया से वजह से होता है। तो जो इसका आंसर हो गया है सी। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड जो है वो किसका विशिष्ट उदाहरण है? जो टाइफाइड है वह जल से होने वाला रोग है, जलजन्य रोग है फ्रेंड्स। और यह इससे जो प्रभावित अंग होता है शरीर का वह क्या होता है? आंत होता है। इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है। और यह जो सल्मोनेला टाइफी इस नामक जो जीवाणु है इसके वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर, खाने का सोडा जो होता है क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है उसमें, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नींबू के रस को यानी कि जो अम्ल है उसको डालते हैं किस पे? खाने के सोडे पर, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? उच्चतम ऊष्मीय मान ये होता है कि जब किसी गैस के कुछ मात्रा को जब हम जलाते हैं तो कैलोरीफिक ऊर्जा जो है हमें कितना ज़्यादा मिलती है, उसको उच्चतम जो ऊष्मीय मान कहते हैं। तो इनमें से किस गैस को हम जलाएंगे तो हम ऊष्मीय मान ज़्यादा मिलेगा, उसके मात्रा को अगर हम फिक्स कर लें तो इसमें जो प्राकृतिक गैस है वह हमें ज़्यादा ऊष्मीय मान देगी, ज़्यादा कैलोरी मतलब ऊष्मा देगा, उसे मिलेगा। तो ये जो प्राकृतिक गैस है यह अन्य गैसों का जो है कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे मीथेन हो गया इसमें, और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और अन्य जीवाश्म जो ईंधन होते हैं इसके साथ मिश्रित होते हैं। और ये जैसे कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उसके पेट्रोलियम जो बनता है जिस विधि से या जिस मेथडोलॉजी से, उसी के माध्यम से ये प्राकृतिक गैस ही बनता है, जिसमें सामान्यतः मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस तरह के गैस होते हैं, और जिसमें मीथेन की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है। जो इसका आंसर है ए है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो फ्रेंड्स जो आप देख सकते हैं कि हमें जब सागरों में कोई ऐसा हिमखंड दिखाई दे रहा होता है, क्या है कि जब जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं या फिर जो बड़े बड़े हिमानियाँ होती हैं वहाँ से अगर कट करके कोई हिम अगर समुद्र में चला गया या फिर महासागर में चला गया तो उसका जितना पार्ट हमें दिखाई देता है उसका अगर हम टोटल पार्ट को 10 भागों में डिवाइड कर दें तो उसका एक भाग हमें ऊपर की ओर दिखाई देता है और 9 भाग जो है नीचे की ओर दिखाई देता है। यानी कि 1/10वां भाग है वह हमें दिखाई देता है और 9/10वां भाग है वह अंदर की तरफ रहता है। जैसे जो टाइटैनिक जहाज़ है इससे जो बर्फ से टकरा करके उसमें छेद हो गई थी और पानी भरने से डूब गई थी, तो इसी तरह का कारण हुआ था। तो हमें कितना दिखाई देता है? एक भाग दिखाई देता है और 9 भाग जो है नीचे रहता है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो जो डेंड्रोलॉजी है इसका झाड़ियाँ और वृक्षों के अध्ययन से संबंधित है ये, तो इसका जो आंसर है सी और डी दोनों हो जाएंगे। और जो एंथोलॉजी है वो पुष्पों को अध्ययन की बात करता है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी जो फ्रेंड्स है उसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, और जो वायरस का अध्ययन किया जाता है उस किस में किया जाता है? वायरोलॉजी में। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो फ्रेंड्स जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति है वह ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें पौधों की जो वैज्ञानिक संरचना है उसके अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, वितरण, वर्गीकरण, आर्थिक महत्व जो है उसका हम अध्ययन करते हैं बॉटनी में। तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो के थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इन्होंने जो जीव जंतुओं को क्या है कि जीवित
वस्तु के अध्ययन को जीव विज्ञान और बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो है किसका अध्ययन को कहा जाता है? जीव जंतुओं या किसी जीवित वस्तु के अध्ययन को कहा जाता है। इसकी जो दो शाखा है वो क्या है? या तो प्राणी विज्ञान है या फिर वनस्पति विज्ञान है। प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान को बॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, जो पृथक्करण का नियम दिया था मेंडल ने। मेंडल जो है मटर का प्रयोग करके आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रूव किया था, उस पर रिसर्च किया था और जो पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था। ये कौन? आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि अरुण 20,000 रुपये का निवेश करके एक टैक्सी सेवा शुरू करता है और 4 महीने बाद चीरू 25,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। फिर चीरू के शामिल होने के 3 महीने बाद देव भी 30,000 रुपये का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। तो अरुण द्वारा व्यवसाय शुरू करने के एक साल बाद वे 53,690 रुपये का लाभ अर्जित करते हैं। तो लाभ में चीरू का हिस्सा क्या होगा? ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और इनका जो शेयर है वो जितना लगा हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट कितनी होगी ये बात कर रहा है। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर हमें टाइम अलग अलग पीरियड पे दिया हुआ है तो हम उनका जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम तक के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जितना इन्वेस्ट किया है उसको मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेते हैं। तो जितना रेशियो आता है उस रेशियो में उनका प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो अरुण है वो पहले निवेश किया है हुआ टोटल 1 साल के लिए किया है, यानी कि जो अरुण का निवेश है 12 महीनों के लिए हुआ है और कितना हुआ है? 20,000 हुआ है। ठीक, अरुण का। इसके बाद हुआ है किसका निवेश? चीरू का। चीरू का निवेश कितना हुआ है? 25,000 रुपये हुआ है। और कब हुआ है? अरुण के निवेश के 4 महीने बाद। 4 महीने बाद यानी कि 12 महीने में हम 4 महीने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 महीने में तक के लिए उसने कितना किया? 25,000 का इन्वेस्ट किया। इसके बाद कौन आया? चीरू के बाद निवेश करने के बाद 3 महीने देव का जो इन्वेस्टमेंट है चीरू के 3 महीने बाद बोल रहा है। तो चीरू ने 4 महीने बाद किया था और 3 महीने बाद फिर उसने किया, यानी कि 7 महीने बाद टोटल। तो 1 साल में 12 साल होते हैं और 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5 साल के लिए उसने कितना इन्वेस्ट किया? 30,000 इन्वेस्ट किया। अब इनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कितना निकल जाएगा? जो 3 जीरो हर जगह वो कट जाएंगे। अब कितना बच रहा है? 8। ये हम 2 से भी काटने की कोशिश करेंगे तो 2 काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 छक्का और 2 चौको और 15 दूना, है ना? ये हो गया। अब और किसी से कटेगा? 5 से कट सकता है। तो 5 एकम 5, 5 25, 5 चौका 20, यहाँ से कट जाएगा और अब नहीं कट रहा है। तो हम देख लेते हैं अब कितना आया? 6 चौको 24 और 4 पंचे 20 और यह 15। इनका अनुपात यह है और इसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो इसमें पूछा किसका है? चीरू का हिस्सा। चीरू का हिस्सा कितना % मिलेगा उसको? 20। तो टोटल देखते हैं कितना है टोटल? 24 और 15 कितना है? 24, 15, 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 24 और 20 कितना हो जाएंगे? 44। 44 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 59 और 49 और 59। 59 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इसके प्रॉफिट को और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो जो टोटल प्रॉफिट है कितना हुआ है? 53,690। ये कितने, इसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 59 भाग में। और हमें चीरू का हिस्सा देखना है तो चीरू का हिस्सा उसको कितना मिलना चाहिए? 20। अब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो जो आंसर है वो कितना आएगा? आप इसको पॉज करके वीडियो को करिएगा। आंसर आएगा 18,200। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया लाइन चार्ट 5 महीनों के पतलून और शर्ट की बिक्री की बात दर्शाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो जनवरी महीना है और अप्रैल महीना में है, इसमें जो शर्ट की जो बिक्री हुई है उसका अंतर क्या है? जो बिक्री की बात कर रहा है, ये शर्ट की बात कर रहा है कौन? ये कमीज जो डार्क वाला है,
तो इनकी जो बिक्री हुआ है जनवरी में, शर्ट की जो बिक्री जनवरी में हुई है कितनी हुई है 70, और इनका जो अमाउंट है वो क्या है 00 में 100 में है, तो 70 100। और कब हुआ है अप्रैल में, अप्रैल कहाँ है यहाँ पे, अप्रैल में जो बिक्री हुआ है कितना है 55 100। अब बोला इसमें क्या है अंतर पूछ रहा है, तो इसको जो माइनस कर देंगे उसका हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ इससे हासिल रहेगा 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 आ जाएगा, और अब बचेगा 6, 6 में 5 गया कितना आएगा 1, तो आंसर हो जाएगा इसका 1520 बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये का मान ज्ञात करें। फ्रेंड जो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, इसमें जो 10 दशमलव यहाँ 0 दशमलव होगा, इसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा है कि 0.0312 माइनस 00.0012, यहाँ ऑफ, यहाँ जहाँ ऑफ इंग्लिश का ऑफ और हिंदी का जब ये आता है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। तो हम ये देख लेते हैं, इसको जो माइनस करते हैं, इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 0.003 आएगा। आपको हम मल्टीप्लाई में लेते हैं तो 0.18 आएगा। अब आ रहा है प्लस, प्लस के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 आएगा। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और जैसे 500 आएगा, और 500 यहाँ हम जब दशमलव देखते हैं तो कितना है, 1 अंक के बाद यहाँ पे है, 3 अंक के बाद यहाँ पे है, तो 4 अंक के बाद, 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, तो टोटल इतना आएगा। अब इसको 18 यहाँ 54, ये 54 आएगा, दशमलव कितना है 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ इस तरह से आएगा। यहाँ पे प्लस करेंगे 0.05, नीचे का जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, और दशमलव कहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है, तो 0.0004 इतना आएगा। अब इसको हम बढ़ते में लिख देंगे 0.004। अब इनको प्लस कर देंगे, प्लस करने के बाद कितना आएगा, ये यहाँ पे जाएगा प्लस 1, 0. यहाँ शुरू से स्टार्ट करते हैं जोड़ना, 0.0054 और 0.0 को हम एक समान रखते हैं एक जगह पे, जब दशमलव को जोड़ना होता है तो 0.05। इसके बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। अब जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4 5 5 0.0, तो यहाँ लिख देंगे 0.0554, और बटे में इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.0004। फ्रेंड दशमलव जो है दोनों में बराबर साइड में है, तो हम दशमलव अगर हटाएंगे, जिससे कि यहाँ पे अगर हम ऊपर नीचे दोनों में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो दशमलव है वो खिसक कर किधर चला जाएगा, दोनों साइड ऊपर कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हमारा आ जाएगा 554/4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 138.5 आ जाएगा। आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है कि 25 और 24 के वर्गों के योग से किस छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। फ्रेंड जो 25 का वर्ग होता है 625 होता है, और जो 24 का वर्ग होता है वो 576 होता है। ये बोल रहा है कि दोनों का योग करते हैं तो कितना आता है 5 6 11 की 1 हाथ में आई हासिल 1, और 5 2 9 1 10 की 0 हाथ में आई 1, 5 6 11 1 12। इतनी संख्या आ रही है, वो बोल रहा है कि इसमें से किस संख्या को घटाया जाए कि हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब पूर्ण वर्ग इसके आसपास का जो हम देख लेंगे कि तो कितने का वर्ग करेंगे कि हमें 1200 के आसपास का जो पूर्ण वर्ग है वो प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पहले देख लेते हैं, इसको पूर्ण वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो 0 1 है, तो हम ये देख लेते हैं कि पहले 3 त्रिका 9, यहाँ 2 2 को लेते हैं, 3 त्रिका 9 करेंगे तो ठीक है, 4 4 16 करेंगे तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम 3 त्रिका 9 करेंगे, 3 यहाँ से हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 9 12 में 9 हो गया, कितना आ जाएगा 3। अब ये पूरा एक साथ आएगा 0 1 0 301 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना है 6। अब हम ये देखते हैं कि कितने संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे इससे ज़्यादा, कि ज़्यादा ना हो कम हो जाए भले। तो हम देखते हैं कि अगर हम 5 6 31 करते हैं, तो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, और 5 6 31 2 32 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 को 16 की 6 हाथ में 1, और 4 5 20 1
चार छंग 24, 24 एक 25, तो इतना हो जाएगा, यानी कि 34 का वर्ग जो है वह आ रहा है। अब 34 का वर्ग हम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 34 का वर्ग हम इनके जो इतना, अगर ये ऊपर वाला 256 ही रहता तो 34 का वर्ग हमें टोटल मिल जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है 301 है, तो 301 जो है 256 से कितना ज़्यादा है, यहाँ से 44 से 45 ज़्यादा है। अगर हम 45 ही इन दोनों के 1201 में से घटा देंगे तो हमें जो संख्या मिलेगी वह 34 का टोटल वर्ग हो जाएगी, यानी कि आंसर है ए। 45 हम माइनस कर देंगे इनके 25 और 24 के जो वर्ग हैं उनको जोड़ने के बाद, तो एक टोटल वर्ग का संख्या प्राप्त हो जाएगी, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों की संख्या का योग जो है वो कितना है, 16 है। यदि अंकों को बदल दिया जाए तो संख्या जो है बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि संख्या बढ़ जाती है तो संख्याओं का पता लगाएं। फ्रेंड्स, जो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चले हैं तो ऑप्शन देखते हैं, इसमें से कोई नहीं, ये तो ठीक है, इसको बहुत तीनों की बात समझ में आएगा। सी नंबर देखते हैं कि 8 है, 8 बोला है कि दोनों का जो अगर बदल दिया जाए तो 8 को इधर करेंगे या फिर इसको इधर करेंगे तो बदलने के बाद जो है संख्या बदलेगी तो बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 है यहाँ पे और यहाँ पे 7 है, अगर हम संख्या को बदलते हैं तो यहाँ पे 79 हो जाएगा, लेकिन संख्या क्या है यहाँ पे बोला है बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे घट रही है। यहाँ पे हम देखते हैं ए वाले ऑप्शन को, 7 है 9 है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं बदलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे 9 7 हो जाएगा, यानी कि संख्या बढ़ रही है, यानी कि ऑप्शन मैच हो रहा है। अब इसमें जो कितना बढ़ रही है ये देख लेते हैं, तो 97 में 79 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 में 9 गया 8 और ये बचा 8 और 8 में 7 गया 1, 18 ही बढ़ रहा है। और दोनों का जो अंतर है वह जो दोनों संख्या का जो योग है टोटल है तो 9 7 16 होता है, यानी कि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का है। इंग्लिश के क्वेश्चन में एरर डिटेक्शन की बात कर रहा है कि एक स्टेटमेंट को 4 भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, चौथे में एरर नो एरर की बात कर रहा है। अगर सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्या है, दी सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। फ्रेंड, जो सीनरीज होता है, सीनरीज इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो नहीं होता है, सीनरी ही होता है, और जो ए इन दी लगता है आर्टिकल्स जहाँ लगते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में ही लगते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लगते हैं। तो इससे यहाँ पे जो सीनरीज है वहाँ पे सीनरीज ना होकर के सीनरी होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। तो इसमें जो एरर है वह ए में है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लेंदी है कि इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसां मतलब पुनर्जागरण की बात करता है, ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performance। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है, ये सारा चीज़ें देखते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है वो हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी हम उसको करेक्ट मानते हैं। तो इसमें जो स्टार्टिंग की बात कर रहा है कि इन द अर्ली ईयर्स, यानी कि पिछले कुछ सालों में, तो पिछले कुछ सालों की जब बात कर रहा है यानी कि पिछला पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट की बात कर रहा है तो जो इसमें हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे डांसर्स, इसके बाद जो हैव लगाया है, तो हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होता है। तो प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब न हो करके अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट टेंस का ही होगा, तो हैव न हो करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड होगा। तो जो हैड लगाएंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो बाकी करेक्ट है। तो जो इसमें एरर है वह ए में है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, जो हम टेंस में देखते हैं अगर जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस फॉर का यूज में हम देखते हैं जो सिंस है वो एकदम बिल्कुल निश्चित समय है, अगर तो हम जैसे कि कोई डेट दे दिया है ना, या फिर कोई फिक्स डेट टाइम हो गया तो हम उसके लिए सिंस यूज करते हैं। और जब अगर कोई टाइम ऑफ पीरियड दिया है
फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ फॉर अ वीक, तो इस तरह से जब टाइम पीरियड दिया है तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे फॉर होगा, तो एरर कहाँ पे है, सी में, आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, व्हेन कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब होता है एक आपदा, कोई आपदा है, डिजास्टर, फेल इन द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, गांव में अगर आपदा आती है तो वहाँ के लोग उससे बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि फेल द कैलेमिटी फेल, अब यहाँ पे जो शब्द है इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ये वर्ब है वह इसके कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ पे फेल की जो है वह अगर बी फेल, यहाँ पे ये होना चाहिए जो कि सेंटेंस को करेक्ट बनाएगा। तो जो आंसर है वो क्या है, ए, इसमें ए में एरर है। अगला क्वेश्चन है कि नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। नेदर ऑफ देम, नेदर ऑफ देम मतलब जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी हर एक की बात कर रहा है। तो ईच ऑफ देम या फिर नेदर ऑफ देम जब हम लिखते हैं कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से प्रत्येक, तो हम एक एक की बात करते हैं। जब एक एक की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है या फिर जो वर्ब यूज होता है वह सिंगुलर के अकॉर्डिंग यूज होगा। तो यहाँ पे जो आर है, आर ना होकर के ईज हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएंगे। आर में एरर है यानी कि बी में एरर है, तो इसका जो आंसर है बी है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई है कितनी है। भूमि से जो स्टंप की ऊंचाई है कितनी होती है, 27 इंच होती है। और निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। तो फ्रेंड जो इसमें पोलो है, चौगान जिसको बोला जाता है, यह राजाओं का खेल कहा जाता है। इसमें जो घोड़े पर चढ़ करके एक बॉल होती है उसको स्टिक से खेला जाता है। इसका जो आकार है मैदान का सबसे बड़ा होता है, आंसर है ए। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे ज़्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो फ्रेंड मध्य प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष होते हैं वह सागौन के पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जो वन है वह बालाघाट में पाया जाता है। बालाघाट ये अब दक्षिण वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, उसको देख सकते हैं ये। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद श्योपुर, फिर उमरिया, फिर मंडला, और सबसे कम जो है वह कहाँ पे, शाजापुर में पाया जाता है। तो आंसर इसका क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर है। तो फ्रेंड जो भारत का वन प्रबंध संस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, भोपाल के नेहरू नगर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। तो फ्रेंड जो इसमें जो सोन नदी है वह गंगा नदी में जाकर के डायरेक्ट मिल जाती है। सोन नदी जहाँ पे पाटलिपुत्र गंगा नदी या सोन नदी के संगम को बोला जाता है। बाकी जो बेतवा है, केने है, चंबल है, यह यमुना नदी में जाकर के मिलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का कौन सा बांध नहीं है। फ्रेंड जो इसमें गांधी सागर बांध है वह चंबल नदी पर है, मंदसौर और नीमच में। और बाकी जो बरगी बांध, इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर हैं। तो इसका जो आंसर है ए। एस्चुरी का निर्माण किस नदी द्वारा किया जाता है। फ्रेंड जो एस्चुरी होता है ये एक तरह से डेल्टा का वर्गीकरण, डेल्टा का भाग है, मतलब जो डेल्टा का वर्गीकरण होता है उसी का एक पार्ट है, मतलब एक प्रकार है कह सकते हैं। तो जो एस्चुरी है इसका निर्माण किस नदी द्वारा होता है। तो हम पढ़ते हैं कि जो ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी है इसके द्वारा एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी जैसे समुद्र और नदियाँ जब जाकर के समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र का पानी भी नदियों में आ सके। जनरली ये होता है कि समुद्र का पानी नदियों में नहीं आ पाता है, और जहाँ पे आता है उस वहाँ पे जो डेल्टा होता है उसको एस्चुरी कहा जाता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, बी। और एक चीज़ बता दें कि जो ये नर्मदा और ताप्ती नदी है दो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि एक तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं और दूसरा ये भारत में जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। वैसे बेसिक जितनी सारी नदियाँ हैं वो उत्तर की तरफ या फिर इधर पूर्व की तरफ बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर जो चंबल है, चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ओरछा किस नदी पर अवस्थित है। ओरछा नदी जो है बेतवा नदी पर स्थित है, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का आर्क का कार्य पूरा कर दिया गया है? तो फ्रेंड जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, उस पर जो सबसे दुनिया की सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और उसका आर्क वाला जो कार्य है वह पूरा कर दिया गया है। तो आंसर है सी। क्वेश्चन है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो जो पाकिस्तान है वहाँ के फुटबॉल फेडरेशन को जो फीफा ने वो सस्पेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस होते हैं इस कैटेगरी में जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनको 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों को 10 वर्ष छूट देने की घोषणा किया है? ये राजस्थान सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन सा है? टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो होने वाला उससे हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया हो गया है। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिका का उपयोग किया जाता है? जो फ्रेंड्स जो स्टेम कोशिका होती है किसी जीव का जो बोन मेरो होता है उसमें पाई जाती है, या फिर जो जब जन्मजात शिशु होता है उसका जो प्लेसेंटा होता है जो नाभि से जुड़ा हुआ माता के गर्भ से जो जिसको जो पोषण होता है वो उसमें पाया जाता है। तो इसका प्रयोग करके जीवित रोबोट बनाने की बात करा है, तो इसमें किस जंतु का प्रयोग किया गया है? मेंढक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमें प्रमोट करें, इससे हमें खुशी मिलेगी। अगले वीडियो में हम उस दिन के हमारे टेलीग्राम क्विज पर डले क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।